Hello everyone, so welcome back once again. Today we will cover 21st BPSC Polity PYQ, and this one is the last video of Polity PYQ. So I hope you are doing well. Let's begin. So the first question is the power to recruit secretarial staff of the House of People is vested in which of the following? So options are PMO, UPSC, that is Union Public Service Commission, SSC, that is Staff Selection Commission, and the fourth option is President after consultation with the Speaker of the House of People. So first discuss about Secretarial of the Parliament. So it's Article 98 deals with Secretariat of Parliament. Secretariat of Parliament. अगर इसमें एक प्रोविज़न ये है कि जब तक पार्लियामेंट कोई भी लॉ नहीं बनाता है, अनटिल पार्लियामेंट मेक्स लॉ with respect to a secretarial staff, president can appoint a staff of secretarial after consultation with presiding officer of the Lok Sabha or Rajya Sabha, whichever is the case. So as per article 98 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि सेक्रेटरियल स्टाफ जो लोकसभा का होता है उसको कौन अपॉइंट करता है, तो उसको अपॉइंट करता है प्रेसिडेंट आफ्टर कंसल्टेशन विद द स्पीकर ऑफ द पीपल और स्पीकर ऑफ द हाउस ऑफ द पीपल. सो डी इज द राइट आंसर. नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. अटॉर्नी जनरल से रिलेटेड क्वेश्चन है. अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, सो ये किस आर्टिकल से डील करता है? आर्टिकल 76. Before going through the option, let's discuss some facts about Attorney General of India. So the पहला appointed by President. अपॉइंट कौन करता है? President. Under his warrant and seal, means President can remove him anytime. Then ये तो हो गया कि होल्ड ऑफिस, जो वो ऑफिस होल्ड करेगा वो प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट पे डिपेंड करता है, राइट. इसके पास और क्या अधिकार होते हैं? राइट्स ऑफ ऑडियंस इन ऑल कोर्ट्स. ओके. फिर आर्टिकल 88 के अकॉर्डिंग अटॉर्नी जनरल कैन टेक पार्ट इन प्रोसीडिंग ऑफ द हाउस, कैन टेक पार्ट इन proceedings of the house. However, he is not entitled to vote. वोट का अधिकार नहीं होता है इसके पास. सो नाउ लेट्स. और अटॉर्नी जनरल का क्वालिफिकेशन क्या होगा? क्वालिफिकेशन जो मतलब क्वालिफाइड एज SC जज, सुप्रीम कोर्ट के जज के होने के लिए जो क्वालिफिकेशन वही अटॉर्नी जनरल के लिए है. सुप्रीम कोर्ट के जज के लिए क्वालिफिकेशन क्या है?
5 साल हाई कोर्ट का जज हो, या फिर 10 साल एडवोकेट रहा हो, है ना, या फिर प्रेसिडेंट के नज़र में डिस्टिंग ज्यूरिस्ट हो। ये है क्वालिफिकेशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट जज। सो लेट्स मूव थ्रू द ऑप्शन देखते हैं। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया इज नॉट इंटाइटल्ड ऑफ ऑडियंस, तो ये ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाता है पूरी तरह से, सुप्रीम कोर्ट में भी है। ही गिव्स एडवाइस टू द प्रेसिडेंट ऑन लीगल मैटर, सो नॉट एग्जैक्टली प्रेसिडेंट, ही गिव्स एडवाइस टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन लीगल मैटर्स। कैनॉट पार्टिसिपेट इन द प्रोसीडिंग ऑफ द हाउस, ये इनकरेक्ट ऑप्शन है। अंडर आर्टिकल 88 के तहत पार्टिसिपेट कर सकता है, बट बिना वोटिंग के। इज अ होल टाइम काउंसिल फॉर द गवर्नमेंट, सो डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। सो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया 57 का डी इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Okay, so next question है, consider the following subjects belonging to different list of the constitution. Which of the following subjects belongs to concurrent list? पता होगा कि आर्टिकल 246 के अंदर में 3 लिस्ट है, यूनियन, स्टेट एंड कंकरेंट लिस्ट। यूनियन पे सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ बना सकता है, स्टेट पे सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट बना सकता है, और कंकरेंट पे सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट दोनों लॉ बना सकते हैं। सो लेट्स लुक एट द ऑप्शन कि कंकरेंट लिस्ट में कौन कौन आता है। प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ, यस ये आता है। ये 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 के टाइम में इसको ट्रांसफर्ड फ्रॉम स्टेट लिस्ट टू कंकरेंट लिस्ट। ओके, तो ये प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ कंकरेंट लिस्ट में आएगा। इनकम ऑन एग्रीकल्चर ये कंकरेंट लिस्ट में नहीं आता है। देन कम्स द टैक्स ऑन इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन, ये स्टेट लगाता है, तो दिस विल ऑल्सो नॉट कम। प्राइस कंट्रोल, यस दिस कम्स अंडर कंकरेंट लिस्ट। ओके, सो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन 1 एंड 4। सो 42nd अमेंडमेंट से और कौन कौन से लिस्ट जो स्टेट में थे वो कंकरेंट लिस्ट में ट्रांसफ़र हुए थे? तो एजुकेशन, दूसरा था फॉरेस्ट, थर्ड वन इज वेट एंड मेजर्स, फोर्थ वन इज एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, and the fifth one is protection of वाइल्ड लाइफ। तो ये 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 से ट्रांसफ़र किए गए थे फ्रॉम अ स्टेट लिस्ट टू कंकरेंट लिस्ट। सो 58 का राइट आंसर हो जाएगा 1 एंड 4 आर करेक्ट। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following directive principles, 59 number question है, which of the following directive principles do not follow Gandhian principle? So DPSP जो पार्ट
4 से डील करता है, आर्टिकल 36 to 51 के बीच में। ये डिवाइडेड है 3 पार्ट में, गांधीयन प्रिंसिपल, गांधीयन, लिबरल एंड सोशलिस्ट। ओके, तो अब गांधीयन प्रिंसिपल में कौन कौन से आर्टिकल आ जाते हैं? तो एक तो आर्टिकल 40 पंचायत, विलेज पंचायत से रिलेटेड है, विलेज पंचायत से रिलेटेड है, तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। पूछ रहा है नोट, तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा। गांधीयन प्रिंसिपल नहीं, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत तो है। कॉमन सिविल कोड, सो कॉमन सिविल कोड ये नहीं है गांधीयन प्रिंसिपल, तो ये है लिबरल प्रिंसिपल, लिबरल प्रिंसिपल में आता है। प्रमोशन ऑफ कॉटेज इंडस्ट्री ये गांधीयन प्रिंसिपल है, तो ऑप्शन के हिसाब से, क्वेश्चन के हिसाब से ये इनकरेक्ट हो जाएगा। राइट टू वर्क ये करेक्ट है, ये आता है सोशलिस्ट प्रिंसिपल में। राइट टू वर्क मेंशन है आर्टिकल 41 में। सिविल कोड आर्टिकल 44 में। सो तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, 2 and 4 आर करेक्ट, जो कि गांधीयन प्रिंसिपल। तो गांधीयन प्रिंसिपल में कौन कौन से आर्टिकल आते हैं? तो आर्टिकल 40 आता है, देन आता है आर्टिकल 43 कॉटेज इंडस्ट्री, कॉटेज इंडस्ट्रीज, देन कम्स आर्टिकल 43B कोऑपरेटिव सोसाइटीज, देन कम्स आर्टिकल 46, ये डील करता है एजुकेशन एंड इकोनॉमिक, एजुकेशन प्लस इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ SC एंड ST। फिर आता है 47 आर्टिकल, जो कि इंटॉक्सिकेंट ड्रिंक्स एंड ड्रग्स से रिलेटेड है। और एक लास्ट जो गांधीयन प्रिंसिपल में आता है वो आर्टिकल 48, जो कि काउ स्लॉटर को रोकने से रिलेटेड है। काउ स्लॉटर, प्रोहिबिट काउ स्लॉटर। सो ये सारे जो आर्टिकल हैं ये आते हैं गांधीयन प्रिंसिपल के अंदर। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच पेयर इज नॉट करेक्टली मैच। सो ये शेड्यूल पेयर क्वेश्चन है। टोटल कितने शेड्यूल हैं? 12 शेड्यूल है। इसके लिए मैंने एक्रोनिम्स बताया था, टीयर्स ऑफ ओल्ड PM। सो लेट्स सी द ऑप्शन। फोर्थ शेड्यूल डील विथ काउंसिल ऑफ स्टेट। यहाँ देखो, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, सो ये करेक्ट हो जाएगा। लोकेशन ऑफ सीट इन काउंसिल ऑफ स्टेट, दैट इज राज्यसभा, ठीक है। फॉर्म्स ऑफ फोर्थ एंड थर्ड शेड्यूल, ये भी करेक्ट है। यहाँ पे देख लो, पहला टेरिटरी हो गया, अलाउंस एमिलमेंट सैलरी से रिलेटेड हो गया, दूसरा, तीसरा ओथ एंड अफर्मेशन से रिलेटेड, ठीक है। तो ये भी सही ऑप्शन हो गया। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शेड्यूल एरियाज, तो ये 5th शेड्यूल में आता है। दिस वन इज राइट। और फिर है यूनियन लिस्ट 7th शेड्यूल में, करेक्ट। सो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा?
पूछ रहा है विच पेयर इज नॉट करेक्टली मैच, सो सी इज नॉट करेक्टली मैच। 6 शेड्यूल डील करता है अदर बैकवर्ड क्लासेस से, दैट इज असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम। ये 4 स्टेट से डील करता है 6 शेड्यूल। ओके, सो now let's move to the next question. Consider the following statement about central government. Ministries and departments are formed by the Prime Minister with consultation of the Cabinet Minister. So ये ऑप्शन इनकरेक्ट होगा। अंडर आर्टिकल 77 allocation of business किसके द्वारा ये डन होता है? प्रेसिडेंट के द्वारा। So it's not the prime minister. Okay, let's say the second option, every minister is allocated ministry by the president on the advice of, ये करेक्ट है। सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा only 2 इज करेक्ट। ये सब बेसिक फैक्ट्स जो याद रखने होते हैं आपको। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। What is true about proceedings of a state legislature? स्टेट लेजिस्लेचर मतलब विधान सभा और परिषद से रिलेटेड जो भी विधानमंडल है उससे रिलेटेड क्या क्या, ये चारों ऑप्शन में कौन सा सही है? सो पहला है द बिजनेस इन द लेजिस्लेचर शैल बी ट्रांजैक्टेड ओनली इन ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द स्टेट और इन हिंदी और इंग्लिश। सो ये करेक्ट है। ये कहाँ पे मेंशन है? आर्टिकल, दिस वन इज मेंशन आर्टिकल 210। इसमें एक ये है कि जब तक लॉ नहीं बन जाता है या फिर जब तक स्टेट लेजिस्लेटर या पार्लियामेंट लॉ नहीं बना देती है तब तक प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो होंगे वो मदर टंग में किसी भी मेंबर्स को अलाउ कर सकते हैं बोलने के लिए, इरेस्पेक्टिव ऑफ हिंदी, इंग्लिश और ऑफिशियल लैंग्वेज। अदर ऑप्शन भी देख लेते हैं कि गलत है ऐसे। तो एडवोकेट जनरल हैज राइट टू वोट, ये इनकरेक्ट है। इट कैन डिस्कस द कंडक्ट ऑफ एनी जज, ऑफ कोर्स नॉट, ये भी इनकरेक्ट है। अंडर आर्टिकल 211 स्टेट लेजिस्लेचर कैन नॉट डिस्कस द कंडक्ट। सिमिलरली आर्टिकल 212 जो वैलिडिटी ऑफ प्रोसीडिंग होगा लेजिस्लेचर का वो किसी भी कोर्ट में क्वेश्चनेबल नहीं होगा। सो 62 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। The Constitution of India provides for reasonable restriction on fundamental rights, but reasonableness must keep in mind that, पूछ रहा है जो फंडामेंटल राइट्स है वहाँ देयर आर सम रिस्ट्रिक्शन, जैसे आर्टिकल 19 में राइट टू फ्रीडम है, क्लॉज 1 में। उसी तरह आर्टिकल 19 क्लॉज 2 में रेस्ट्रिक्शन दिया गया कि जो ऊपर 6 राइट्स हैं उस कौन से बेसिस पर रेस्ट्रिक्ट किए जा सकते हैं, ये आर्टिकल 19 क्लॉज 2 में मेंशन। तब क्वेश्चन है कि द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स फॉर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट्स, ठीक है, बट रीजनेबलनेस मस्ट कीप इन माइंड। जो रिस्ट्रिक्शन लगाया जा रहा है वो किन बातों को ध्यान में रख कर लगाया जाना चाहिए? तो पहला, इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक इज सेफगार्डेड, करेक्ट। प्रिवेलिंग सोशल वैल्यू एंड ऑल्सो सोशल नीड्स आर नोट बार, तो ये जो नोट बार है यहाँ पे नहीं होना चाहिए। अगर ये नहीं होता तो फिर ये ऑप्शन भी सही हो जाता, तो इस हिसाब से ये इनकरेक्ट है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल कैन बी बाईपास, नॉट जनरली। इन जनरल डायरेक्टिव प्रिंसिपल को ध्यान में रखते हुए जो रिस्ट्रिक्शन लगाना चाहिए वो DPSP को ध्यान में रखते हुए लगाना चाहिए, तो ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा।
कलेक्टिव गुड इज नॉट ग्रेटर। अब नोट ग्रेटर, ऑफकोर्स कलेक्टिव गुड को ध्यान में रखते हुए रेस्ट्रिक्शन लगाना चाहिए। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ओनली वन इज करेक्ट, दैट इज इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक इज सेफगार्डेड। ये भी इनकरेक्ट। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Which among the following determines the qualification which shall be requisite for appointment as member of फाइनेंस कमीशन? अब फाइनेंस कमीशन के क्वालिफिकेशन को कौन डिटरमिन करता है? सो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नहीं करता है, ऑफ कोर्स प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करते हैं, ठीक है, मेंबर्स ऑफ एफसीस, मेंबर ऑफ फाइनेंस कमीशन। फाइनेंस कमीशन का आर्टिकल क्या है? 280। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का कोई रोल नहीं, यूनियन कैबिनेट का भी कोई रोल नहीं। सो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी, दैट इज पार्लियामेंट बाय एक्ट डिटरमिन्स द क्वालिफिकेशन की फाइनेंस कमीशन के मेंबर्स का क्वालिफिकेशन क्या होगा। कुछ बेसिक फैक्ट है कि फाइनेंस कमीशन में कितने मेंबर होते हैं, तो चेयरमैन प्लस 4 अदर मेंबर। फाइव ईयर्स के लिए इनको अपॉइंट किया जाता है। सो 64 का करेक्ट आंसर हो गया, पार्लियामेंट बाय एक्ट विल डिटरमिन्स द क्वालिफिकेशन फॉर द मेंबर्स ऑफ फाइनेंस कमीशन। Let's move to the next question. Consider the following statement. The summoning of the house means convocation. So पूछ रहा है नोट करेक्ट, ध्यान रखना है, तो ये तो करेक्ट है। प्रोरोगेशन एंड्स द सेशन, ये भी करेक्ट है। डिसोल्यूशन टर्मिनेट्स द हाउस, ऑफ कोर्स ये भी करेक्ट है। प्रोरोगेशन ऑफ अ सेशन कैन बी अफेक्टेड बाय द लीडर ऑफ द हाउस अलोन, ये इनकरेक्ट है। प्रोरोगेशन किसके द्वारा किया जाता है? प्रेसिडेंट के द्वारा, ना कि लीडर ऑफ द हाउस के द्वारा। तो ये चीज़ ध्यान में रखना है। हाउस को समन कौन करता है? प्रेसिडेंट। हाउस को डिसॉल्व कौन करेगा? प्रेसिडेंट। ये सब बेसिक फैक्ट्स आपको याद होनी चाहिए। सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, पूछ रहा है नोट करेक्ट। सो नोट करेक्ट में कौन सा है? ओनली 4 इज नोट करेक्ट। सिक्स्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। हु इज एम्पावर्ड टू रिव्यू फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ पंच? अब ये सब आसान क्वेश्चन। चीफ मिनिस्टर नहीं होगा, चेयरमैन ऑफ ब्लॉक कमेटी ऑफ कोर्स नॉट, चेयरमैन ऑफ डिस्ट्रिक्ट काउंसिल नॉट। So it's the finance commission constituted by the governor. So finance commission स्टेट में आर्टिकल 243I के अंदर में गवर्नर के द्वारा कंस्टिट्यूट किया जाता है फॉर 5 ईयर्स। तो ये था 66 का डी होगा। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो द आत्मनिर्भर भारत स्कीम अनाउंस्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। आत्मनिर्भर भारत कब अनाउंस हुआ था? 2020 में, कोविड के टाइम में। टू रिवाइव द इकोनॉमी, टू रिवाइव द डोमेस्टिक इकोनॉमी। कोविड के टाइम में आया था क्योंकि उस टाइम सारे कुछ बंद था, तो इकोनॉमी को रिवाइव करने के लिए आत्मनिर्भर भारत का कंसेप्ट लाया गया था 2020 में। अब इसका ऑप्शन देखते हैं। इन्हें कि पूछ रहा है कि आत्मनिर्भर भारत स्कीम अनाउंस बाय द गवर्नमेंट हेल्प्स इन, किस में मदद किया? सो द एनहेंसिंग इंडियाज मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज एंड एक्सपोर्ट, ऑफ कोर्स। इंसेंटिवाइजिंग फॉरेन इन्वेस्टमेंट फॉर डोमेस्टिक प्रोडक्शन, करेक्ट। तो 67 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, बोथ 1 and 2 आर करेक्ट।
सो बेसिकली आत्मनिर्भर भारत मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को फोकस किया, एमएसएमई में रूरल डेवलपमेंट, इन सब पर ज़्यादा ध्यान दिया। लेट्स मूव टू द 68th क्वेश्चन। व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ पंचायती राज? पंचायती राज 23rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1992 में आया। इसका मेन पर्पस क्या था? सो ऑफ कोर्स ये भी एक पर्पस था, टू इंक्रीज एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, टू इंक्रीज एम्प्लॉयमेंट, टू इंक्रीज पीपल्स पॉलिटिकल अवेयरनेस। ये तीनों ऑफ कोर्स एक, पर ये सब सेकेंडरी था, है ना। द कोर पर्पस ऑफ पंचायती राज इज टू एनेबल पीपल टू पार्टिसिपेट इन डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन। सो 68 का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। Now let's move to the next question. What is true about sensor motion? It is not difference from non-confidence. तो ये incorrect है। Of course sensor motion और no confidence में difference है, अभी हम समझेंगे, पहले ऑप्शन देख लेते हैं। It is different from no confidence motion, correct. It is not mandatory to mention the reason. नोट ऑफ कोर्स सेंसर मोशन में रीजन देना मैंडेटरी है, तो ये भी इनकरेक्ट हो गया। परमिशन ऑफ द हाउस इज नॉट एसेंशियल, ऑफ कोर्स रिक्वायर्ड 50 MPs मस्ट साइन द मोशन, तभी ये एडमिट होगा, तो ये भी इनकरेक्ट है। अब देखते हैं कि सेंसर मोशन और नो कॉन्फिडेंस में क्या डिफरेंस। ओके, सो द पहला सेंसर मोशन और नो कॉन्फिडेंस में डिफरेंस ये है, रिक्वायर्स टू गिव रीजन, रिक्वायर्स टू गिव रीजन। अगर इस मोशन को लाया जा रहा है तो रीजन देने का ज़रूरत है, हाउएवर नो कॉन्फिडेंस में रीजन देने का ज़रूरत नहीं है। सेकेंड डिफरेंस है कैन बी ब्रॉट अगेंस्ट इंडिविजुअल MP और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और ग्रुप ऑफ मिनिस्टर। ग्रुप ऑफ मिनिस्टर। सो सेंसर मोशन इंडिविजुअल MP के अगेंस्ट भी आ सकता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के अगेंस्ट भी आता है, या फिर कुछ ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स के अगेंस्ट। हाउएवर जो नो कॉन्फिडेंस में आता है वो हमेशा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के अगेंस्ट में ही आएगा, ठीक है। थर्ड डिफरेंस जो है ये किस लिए आता है, टू सेंसर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस, ठीक है, स्पेसिफिक पर्पस। हाउएवर जो नो कॉन्फिडेंस होता है वो टू चेक द कॉन्फिडेंस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इन लोकसभा। तो ये हो गया तीसरा डिफरेंस। फोर्थ डिफरेंस जो है, इफ पास्ट, अगर सेंसर मोशन पास हो जाता है तो जरूरी नहीं है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को रिजाइन करना ही पड़ेगा, नॉट नेसेसरी टू रिजाइन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ठीक है। हाउएवर अगर ये पास हो जाता है तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स मस्ट बी रिजाइन। तो ये बेसिक डिफरेंस है।
दूसरा नो कॉन्फिडेंस में कि अगर एक बार आ गया तो फिर अगले 6 महीने के लिए आप नहीं ला सकते हैं, है ना। और सेम सेशन में पास होना चाहिए, नो कॉन्फिडेंस मोशन। ये सब कुछ बेसिक है जो आप लक्ष्मीकांत से कवर कर सकते हैं। सो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी। व्हाट इज ट्रू अबाउट सेंसर मोशन, तो इट इज डिफरेंट फ्रॉम नो कॉन्फिडेंस मोशन। ये डिफरेंस आपने देखा। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following subjects fall within the jurisdiction of the both High Court and Supreme Court? पूछ रहा है कि कौन सा गिवन सब्जेक्ट में से है जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों के अंडर में फॉलो होता है। तो डिस्प्यूट बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, ये सिर्फ सुप्रीम कोर्ट का, ये ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है सुप्रीम कोर्ट का। कल के क्लास में हमने किया था। डिस्प्यूट अमंग स्टेट, ये भी ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है अंडर आर्टिकल 131। आर्टिकल 131 ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन, ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। प्रोटेक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट, ऑफ कोर्स इसमें हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों के अंडर में फॉल होता है। प्रोटेक्शन फ्रॉम वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, अल्लो हाई कोर्ट भी चेक करता है पर लास्टली ये सुप्रीम कोर्ट के अंदर में आता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को कहा जाता है गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सो 70 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ओके, सो दिस इज द एंड of polity 5-year PYQs. Next we will try to cover history or geography PYQs or economics. So thank you for watching. I hope you like the session. Please give your review on this, how you like it. Thank you so much.